तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो किस तरह से आप एक अच्छे टाइम पे आप अपनी कंपनी जो है पिक कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे स्टॉक्स जो है हम फंडामेंटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कोई भी स्टॉक्स जो परचेज कर सकते हैं। ये कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं। टिकट ऐप खोल रखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको सही इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से जो भी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे कंपनी ले लेता हूँ, हाँ, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। मैंने कंपनी ले ली हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। तो अब देखो हिंदुस्तान जिंक ये आ गई, ठीक है। देखो फंडामेंटली करते हैं ना, कोई पर्सन अगर फंडामेंटली अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से वो एनालिसिस कर रहा है स्टॉक को, तो देखो डिफरेंस ये आ जाता है कि फंडामेंटल जो पर्सन होता है वो थोड़ा पीछे आ जाता है। मतलब कि फंडामेंटल में आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रेडिंग वाला पर्सन क्या होता है, ट्रेडिंग वाला पर्सन उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो चार्ट्स पैटर्न देखता है जो कि अपडेटेड बनते हैं, डेली बनते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, ठीक है, ट्रेडिंग करता है वो। देखो मेन डिफरेंस ये आ जाता है, ठीक है। अब देखो सवाल ये आता है कि अगर हमने जैसे इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खोल रखा है। तो इसमें देखो अभी 111.35% की इसने रिटर्न दिया, ठीक है। ये 1 साल का है, ये पैटर्न है, आप खोल सकते हैं अपनी इमरजेंसी, ठीक है। ये 1 मिनट का आ गया, ये 1 वीक्स का आ गया, 1 डे का आ गया। तो आप इसे आते हो, मैं यहाँ पे 5 साल का आपको दिखाता हूँ, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि देखो किसी को, देखो कोई भी पर्सन है ये तो चाहेगा नहीं कि मैं 50 साल में जाकर अपना पैसा बनाऊँ, नहीं ना। हर किसी को देखो, कोई भी इन्वेस्टर, आप ये यहाँ से समझ लो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो 6 साल में अपना पैसा नहीं बना रहा ना, तो वो अच्छा इन्वेस्टर है ही नहीं, ठीक है। इसके बदले तो फिर तुम एफडीज में इन्वेस्ट कर लो, समझ रहे हो, 12 साल में तुम्हारा पैसा डबल, ठीक है। तो देखो बात ये आती है कि अब मान लो तुम्हें 5 साल में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपने टारगेट लिया कि 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल में चार्ट खोल रखा है। तो अगर आपने टारगेट लिया तो 5 साल में ग्रोथ करनी है, तो यहाँ तक तो नॉर्मली कंसिस्टेंट चल रही है, तो कोई ग्रोथ आई नहीं है इसमें हिंदुस्तान जिंक में, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो सवाल ये आता है कि मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम पे कितना Jan 13, 2020 में इन्वेस्ट करा, सपोज करो उसको 5 साल हो गए, ठीक है। मान लो मैं चलाता हूँ लोग 25 तक, ठीक है। तो ये थोड़ा 4 हो गए, ये इस हिसाब से ही खोल लिया, ठीक है। चलो 24 मान लो आप, ठीक है। तो 24 उसमें 4 साल लगा दिए, ठीक है, 5 में लगा दिए। तो देखो ऐसी बहुत सी कंपनी होती हैं जो यहाँ पे टाइमली सीक्वेंस में चलती है। पैसा जो है देखो, ये तो हमें कोई भविष्यवाणी तो होती नहीं कि अब हाँ भाई, जैसे आजकल पता है लोग बाग ना टिप्स में कम भरोसा कर रहे हैं, सीखने पे कम और टिप्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमको कहीं से टिप मिल जाए, हम पैसे इन्वेस्ट कर दें और हमारा एक दिन में ही बन जाए, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ है, समझ देखो अब यहाँ पे क्या है, एकदम से यहाँ पे पैसे ये स्टॉक्स बढ़ा, ओके। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पे कौन सा टाइम होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम क्या एनालिसिस करें कि हम यहाँ पे पैसा लगाएं तो स्टॉक्स बढ़ेगा। मेन क्वेश्चन तो ये आता है, इस बारे में पता कोई बात भी नहीं करता। सब बता देंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करो, चार्ट्स, पैटर्न्स, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो, सारे बता देंगे, लेकिन कोई बंदा ये नहीं बताता कि किस टाइम पे करना है। लोग बैठ जाते हैं कई कई सालों तक इन्वेस्ट करके, लेकिन उनका पैसा ग्रो नहीं होता। देखो हम यहाँ पे पैसा बनाने आए, ना कि मार्केट को पैसा देने, समझे। कोई भी पर्सनल मेंटेलिटी यही लेके आता है कि भाई हमें यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें पैसा बनाना है यहाँ पे, ना कि मार्केट को पैसा देना। कोई बंदा ये नहीं चाहेगा, समझ रहे हो। तब सवाल ये आता है कि यहाँ पे स्टॉक ये क्यों बढ़ा, ये समझ रहे हो। तो इसका ये तो हम यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट करे होते तो उसको यहाँ पे पैसे बनते। किसी ने यहाँ इन्वेस्ट कर रहे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर उसने इन्वेस्ट कर दिए तो उसको तो कोई रिटर्न ही नहीं मिला, वो तो फिर आउट है, समझ रहे हो। तो देखो यही है मेन मतलब कि अगर किसी पर्सन का पैसा, देखो मिनिमम देखो टाइम तो लगे, ये नहीं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा 1 साल में ही हो जाएगा कुछ, 1 साल में तुम्हारे करोड़ों बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं आपके पैसे बनने में। अब सवाल ये आता है कि आपको 4 से 5 साल, बहुत से लोग पता है ऐसी कंपनीज पिक कर लेते हैं 4 से 5 साल तो छोड़ो, उनको 8 से 10 साल भी हो जाएंगे ना, उनका पैसा तब भी ग्रो नहीं करता है। तो सवाल ये आता है कि हमें कंपनी सही अगर चूज़ करनी है, इन्वेस्टमेंट अगर तुम सही करते हो ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा। लेकिन बात ये आती है कि ये होता कैसे, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ बताऊँगा, कुछ फाइनेंशियली थोड़ा डीप नॉलेज है, तो इसको एक बार आप नोट कर लेना कॉपीज वगैरह में, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह। देखो ये चीज़ें पता है क्या, एग्ज़ाम में नहीं आने वाली। देखो ये चीज़ें रियल लाइफ में है, ये चीज़ें समझ रहे हो, तो इनको आप अंडरस्टैंड करो, इनकी प्रैक्टिस से ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में मान लो आप फेल हो गए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। यहाँ पे लाइफ का खेल है। तो देखो आप अपना पैसा डाल रहे हो यहाँ पे, और एक एक रुपये कीमती होता है मिडिल क्लास के लिए खास तौर पे, समझ रहे हो। तो मैं यही चाहूँगा कि तुम अपना पैसा यहाँ पे अगर 1 रुपये भी लगा रहे हो ना, तो वो भी हिसाब से लगाओ, वो भी तुम अपनी एनालिसिस करके लगाओ, ना कि किसी के ट्रिक्स पे या टिप्स पे या टेलीग्राम पे किसी का डीएम आ गया, कहीं पे से भी आ गया, तो वहाँ से किसी की मान के बातें फिर इन्वेस्टमेंट करो अपना पैसे, फिर तुम खो लो, समझ लो। तो ऐसा मत करो। तो देखो ऐसा ना करने के हिसाब से इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि ये हुआ कैसे, कि आप अपनी एनालिसिस कैसे कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ रेशियोज वगैरह होते हैं, ठीक है। रेशियो होता है पीई रेशियो, ठीक है। पीई रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, आप ये देख लो। फिर आता है पीबी रेशियो, फिर डिविडेंड यील्ड, ये ऐसे बहुत तरीके के आ जाते हैं। तो इसको ना मैं परफॉर्मेंस खोल लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो अब तो पी रेशियो देखते हैं क्या होता है। देखो पी रेशियो क्या होता है, इनको ना आप नोट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा आज कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, को एक बार समझ नहीं आए। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको वीडियो को 2-3 बार, जितनी बार देखना, फिर उसके बाद तुम उसको एनालिसिस करना, ठीक है। तो पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग अब हम निकालते कैसे हैं, प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। पीई रेशियो हमारा निकालता है, मैं दोबारा बताता हूँ, प्राइस डिवाइडेड बाई EPS। अब EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग पर शेयर निकालता है हमारी जितनी भी टोटल कंपनी की अर्निंग हुई है ना, कंपनी की जितनी भी टोटल अर्निंग हुई है उसको डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ शेयर से। मतलब कि कंपनी की जितनी उस साल अर्निंग हुई है उस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो टोटल अर्निंग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का इतना है, आज के टाइम पे इसका शेयर कितना है 619 है, तो आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अर्निंग से आप डिवाइड कर दोगे इसे, ठीक है। तो ये ऐसा है। उसके बाद आप फिर आ जाता है ये पीबी रेशियो। पीबी रेशियो क्या होता है, ये है 12.30। पहले बता दूँ ये जो पीई रेशियो जो है ना, ये हमारा 20 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ मिलेंगी आपको, गुड साइन नहीं देंगी यहाँ कुछ वैसा। इसकी परफॉर्मेंस हम देख लेते, पहली बात लो है, ठीक है। हाँ तो प्राइस टू अर्निंग इसकी 20 से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ठीक है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, ठीक है। लगभग हम इसे थोड़ा बहुत मिड में रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीबी रेशियो का, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। तो देखो पीबी रेशियो, पहले बात तो ये समझो कि होता क्या है, समझ रहे हो। मतलब कि बुक के अंदर कंपनी के लिए वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। कंपनी की जो बुक के अंदर जो वैल्यू है ना, उसको हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, समझ रहे हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, पीबी रेशियो को बुक के अंदर कंपनी की जितनी वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। तो इसको हमारा निकल जाता है BPS। BPS क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर, जिसे हम बोलते हैं BPS, ठीक है। तो BPS हमें निकालने के लिए जो बुक के अंदर उसकी जितनी वैल्यू है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा निकल जाता है BPS, बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब BPS हमने निकाल दिया, ठीक है। अब सवाल यह है कि पीबी कैसे निकलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू हम निकालने के लिए प्राइस डिवाइडेड बाय BPS है, समझ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन देखो आप इसके नोट्स सुन, तभी मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, समझ रहे हो, एक बार चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह। देखो ये चीज़ें ना आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी, समझ रहे हो। ये चीज़ें आपको ऐसे बहुत
इंटरनेट पे ही आपको खुद से ही सीखनी पड़ती है, समझ रहे हो, कोई नहीं बताता। तो पैसा आपको कमाना है ना, तो सीखना भी आपको पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, हम आ जाते हैं BPS, मैंने बता दिया। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। अब हमारा आ जाता है, इसकी ना मैं पूरी एक बार वो खोल लेता हूँ, फाइनेंशियल, ओके, एबिटा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ी और चीज़ों की। ओके, वैल्यूएशन देखो, ये वैल्यूएशन यहाँ पे हाई दिखा रहा है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस मार्केट्स एवरेज, ठीक है। ओके, ग्रोथ इसकी लो है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, ओके। रेड फ्लैग दिखा रहा है, एंट्री पॉइंट इसकी देख लो, ये फंडामेंटल करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा एक बार हम इसको कर लेते हैं। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आता है कि इनकम, ये हाँ ये चीज़ आ गई, देखो तो समझ आ रहा है क्या चीज़ें हैं। हम कहते हैं इनकम से, ये थोड़ी बैलेंस शीट है, मैं इनको समझाता हूँ। देखो फाइनेंशियल टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू मीन्स की कंपनी की जो रेवेन्यू, उसने कितना अर्न किया है रेवेन्यू, तो वो उसका टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है। 2021 में इसने 24, आप आगे के अमाउंट देख सकते हो, 30 हो गई, 35, उसके बाद 30, फिर 32। तो इसका जो है गुड साइंस की रेवेन्यू जो हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस फिर हम देख लेते हैं एबिटा क्या होता है। ये एबिटा का नाम सुना भी होगा, कॉमर्स वालों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एबिटा का क्या मीन्स है, ओके। देखो एबिटा का पहली बात तो मतलब इसकी फुल फॉर्म ये होती है, इसको आप नोट कर लेना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, आया समझ। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, ये मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अच्छा मेरे को आप ये बताओ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन मीन्स कि कोई भी, जैसे आप मान लो कोई गाड़ी खरीदते हो आप, ठीक है, सपोज करो आपने कोई गाड़ी खरीदी आज, तो ये तो है नहीं कि वो गाड़ी की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखो उसकी टूट फूट होगी, वो चलेगी भी, थोड़ी बहुत घिसेगी, समझ रहे हो, उसकी वैल्यू कम होगी। बाइक खरीदते हो या कुछ भी आप आइटम खरीदते हो, लेकिन इंक्रीज किसकी होती है, फिर सवाल ये आता है वैल्यू फिर इंक्रीज किसकी होती है। इसे तो हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि वैल्यू जिसकी इंक्रीज हो रही है, हमें पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा पैसा आगे जाके इंक्रीज हो। जैसे हमारा गोल्ड वगैरह, गोल्ड में से उसको हम पहन भी लेते हैं गोल्ड को, तो उसमें हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। रियल स्टेट्स वगैरह में मुझे पता है, देखो डिफरेंस क्या है ना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर रियल स्टेट का। और स्टॉक्स में क्या है ना, स्टॉक्स में आप पैसे को एक दिन में खरीद के सही इन्वेस्टमेंट के तौर पर, मतलब कि मैं कहूँ ट्रेडिंग के हिसाब से, हाँ ट्रेडिंग मान लेता हूँ, चलो ट्रेडिंग में आप कर सकते हो कि आपने स्टॉक को परचेज करा, ठीक है, परचेज करने के बाद उसको बेनिफिट मिल गया, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपने अगले दिन बुक कर लिया, उसे प्रॉफिट को निकाल लिया, अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में आपने निकाल दिया पैसों को। लेकिन देखो रियल इस्टेट में ऐसा नहीं होता, लिक्विडिटी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करती है। लिक्विडिटी मीन जो चीज़ें जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है रियल इस्टेट, समझ रहे हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पेपर्स, कागज वगैरह देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें पेपर देने के बाद फिर तुम्हें वहाँ के लैंड की भी देखनी, सिचुएशन कैसी है या नहीं है, तो बहुत सारा वहाँ पे इश्यूज होता है, समझ रहे हो रियल इस्टेट में। तो वहाँ पे लिक्विडिटी मीन्स तुम ये बताओ, तुमने आज प्रॉपर्टी खरीदी, क्या गारंटी है उसकी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी बढ़ जाए। देखो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदी ना, अगर वो सस्ती है ना, तो देखो कुछ ना कुछ तो उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो कमी होगी,
समझ रहे हो। अगर आप महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो ठीक है। देखो वही बात है ना, सस्ती चीज़ कभी बढ़िया नहीं मिलती, समझ रहे हो। आप इस बात से एग्री करते होगे आप। तो देखो यहाँ पे यही है कि रियल एस्टेट में और स्टॉक्स में पहले डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती रियल एस्टेट्स में। लिक्विडिटी मीन्स कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती वहाँ पे जल्दी चीज़, लेकिन यहाँ पे हो जाती है स्टॉक्स में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ तो अब एबिटा मैं आपको बता रहा था कि एबिटा है क्या चीज़, ये बड़ा है क्या, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं 13, 17, 18, 14, 16। तो ये चल रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ये ठीक है, मतलब कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल साइन हम इसे दे सकते हैं। देखो एबिटा मीन्स होता है कि जैसे कि इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल जाता है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको पैसा मिलता है, मतलब कैसे, देखो आपने सपोज करो कि आपका नेट प्रॉफिट जो है 100 रुपये, ठीक है, उसमें से टैक्स लग गया आपका 10 रुपये का, समझ रहे हो। आपका टैक्स लग गया 10 रुपये का, तो आपके पास बचे कितने, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 90 का हुआ है। ये मतलब कि प्रॉफिट से टैक्स वगैरह लगने से पहले होता है एबिटा। इसे हम एबिटा पहले हम जोड़ते हैं यहाँ पे कि हमारा जो टैक्स वगैरह है वो सब चीज़ें हैं, तो इसे हम एबिटा कहते हैं। ये जो इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी वगैरह के टैक्स वगैरह के ऊपर लगते हैं, इंटरेस्ट जो बेनिफिट होता है उसके ऊपर मिलता है, ठीक है। अब जो होता है ये क्या होता है, पीबीआईटी। पीबीआईटी देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10, 14, 15, 10, 11। तो यहाँ पे ये 15, 10 ये इंक्रीज हुआ बीच में, फिर थोड़ा ये 2 साल से कम हो गया, ये समझ रहे हो। नेट इनकम, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि नेट इनकम मीन्स कि हमारी जो मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ठीक है। तो ये जो आपका हुआ है ना, ये इस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है ना वो टैक्स से पहले का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, इसको आप थोड़ा नोट करते रहना, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है, सीक्वेंस चलती है, पहले रेवेन्यू कैलकुलेट होता है कंपनी का, उसके बाद एबिटा, एबिटा मीन्स मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आप जो है PBIT आता है। PBIT मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब कि टैक्स से पहले, ठीक है। उसके बाद आता है PBT, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स के लगने के बाद। तो ये क्या, देखो इस कंपनी का क्या है, यहाँ पे मैं आज के कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 24-25, ठीक है। 24 का कर लेते हैं। तो PBT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, इसका यहाँ पे हुआ 10। PBIT इसका 11 है, PBT है इसका 10 है। तो इसमें हम, ठीक है, तो इसका टैक्स इतना बच रहा है आफ्टर के बाद इसका 10, तो यहाँ पे 1 लाख का, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास ये हो रहा है यहाँ पे बेनिफिट इसको। तो देखो ये गुड साइन कह सकते हैं उसे, सही है। तो यहाँ पे बात आती है नेट इनकम। अब नेट इनकम क्या होती है, नेट इनकम यहाँ पे होती है कि टैक्स से पहले हमारा हो गया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले रेवेन्यू कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू आता है, फिर एबिटा आता है, एबिटा के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब टैक्स से पहले का जो ये होता है, टैक्स से पहले कंपनी का जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होता है, जितनी सेल परचेज होती है कंपनी में, जो भी बेनिफिट मिलता है वो टैक्स से पहले की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आती है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स। टैक्स या GST वगैरह लगने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट, पहले मैं बताऊँ ना, कंपनी का जो प्रॉफिट जो होता है ना मेन, वो तभी माना जाता है कि सारी चीज़ें टैक्स वगैरह लगने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो असली चीज़, असली प्रॉफिट वो है, पता है आपको। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये, ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ये, अब इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। मीन्स की टैक्स लगने के बाद का, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो कंपनी की जो बेनिफिट होता है टैक्स लगने के बाद, तो उसे हम नेट इनकम कहते हैं। EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मीन्स कंपनी ने पर शेयर पे कितनी अर्निंग करी,
आया समझ। ये EPS होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 18-20, तो अभी 24 में मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 18.35 है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 2024, 24 इसमें मान लेते हैं 24 में, ठीक है। तो 24 में इसका था 742.65, इसकी रिटर्न अभी देख रहे हो 111.35% है। तो यहाँ पे इसने 18% का इसने अर्निंग करी है इस शेयर पे एक्स्ट्रा। तो इसे हम कहते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। इसने मीन्स एक शेयर पे उसने कितनी अर्निंग करी, ठीक है। तो इसे हम EPS कह देते हैं। अब आता है DPS। DPS से आप क्या समझते हैं? ये DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल वाला नहीं है, समझ रहे हो। तो देखो DPS क्या होता है हमारा, इसमें हम कह देते हैं डेट पर शेयर, ओके, ठीक है। तो DPS ये होता है हमारा, सॉरी डिविडेंड पर शेयर होता है, हाँ मैं गलत बोल गया, डिविडेंड पर शेयर होता है यहाँ पे। देखो डिविडेंड पर शेयर का क्या मतलब है? देखो डिविडेंड पर शेयर का मतलब है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है यहाँ पे, तो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है नहीं दिया, पर शेयर पे आपको कितना डिविडेंड दे रही है। एग्जाम्पल मान लो आपने एक शेयर खरीद रखा है इसका, जो 2024 की बात करूँ तो 742 का इसका शेयर, 742.65, डेट बताते हैं May 20, 2024 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस आपने एक ही परचेज करा शेयर, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं छोटी ही चीज़ लेके चलता हूँ। तो इस शेयर पे कंपनी ने आपको डिविडेंड कितना दिया, जैसे 0 वो डिविडेंड दिखा देता कि इतना डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे दे रही है 35, तो डिविडेंड इसने अभी की बात करूँ तो इसने 35 कुछ रुपए दिए हैं इसने, तो एक शेयर का है ये, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा शेयर खरीदे तो भी ये एक शेयर की कैलकुलेशन है DPS, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। अब आ जाता है पे आउट रेशियो। अब ये पे आउट रेशियो क्या होता है पता है, कभी सुना है इसके बारे में? पे आउट रेशियो क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ पे आउट रेशियो क्या होता है। देखो जितना अर्न किया है ना, उसके बदले कितना दिया है, ये डिविडेंड से रिलेटेड है। जैसे कंपनी ने यहाँ पे अर्निंग नेट, इसकी इनकम जो बची इतनी बची है अभी के टाइम पे 8.738, ठीक है। ये इनकम जो है करोड़ों में बढ़ी है, तो मैं इसको पॉइंट्स छोटी अमाउंट आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पे आउट इसने इतना करा, तो इसने यहाँ पे लोगों को दिया कितना, तो 1.69 पे आउट रेशियो यहाँ पे इसने दिया, ठीक है। तो देखो ये थोड़ी टिपिकल आपको लग सकती है चीज़ें, लेकिन देखो कोई भी चीज़ है धीरे धीरे आपको समझ आएगी, वो प्रैक्टिस से भी होगी, आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे क्या चीज़ है, समझ रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट कैसे अब हम इसकी फाइंड आउट करें। देखो यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हो, हिंदुस्तान जिंक ये इनके सैलरी प्रॉफिट में GMD लिमिटेड और इसमें ये लॉस में चल रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, डिक्रीज टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है यहाँ पे भी कम है इसकी होल्डिंग, हाई प्लेज टोटल रिटेल होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, मीन्स कि यहाँ पे फॉरेनर्स का पैसा यहाँ पे कितना लग रहा है, बाहर विदेशी लोगों का, समझ रहे हो। यहाँ पे हम थोड़ी बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है यहाँ पे, तो देखो टोटल प्रोमोटर्स यहाँ पे उसने 63.42% शेयर खरीद रखे, म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे 0.10% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.02% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है वहाँ पे 1.01% लग रहा है, रिटेल एंड अदर्स इतना, मतलब ठीक है कंपनी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस अभी कंफर्म नहीं कर सकते हम यहाँ पे, इसको राइट साइड नहीं दे सकते हम, थोड़ा बहुत एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन इसकी थोड़ी हाई है, ग्रोथ इसकी अभी लो हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी देखो वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि जब तुमने अगर कोई स्टॉक परचेज करना है तो वो उस टाइम पे करो जब उसके रेट गिर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं जब रेट इंक्रीज हो जाते हैं जब परचेज करते, देखो अगर उसका रेट इंक्रीज अभी के टाइम पे तो वो तो गिरना है, तो क्यों ना हम लॉस के टाइम पे हम देखो, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में ना तो पैसा कमाते ना आप एक दिन में पैसा अपना खोते,
ठीक है, समझ रहे हो। कोई भी चीज़ है देखो, अभी वो स्टेबल चल रही है, वो थोड़े टाइम तक आएगी, इंक्रीज होनी है, समझ रहे हो। लेकिन ये नहीं कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रह गए तो आपको यहाँ पे लंबे टाइम तक कुछ ग्रोथ ही नहीं मिले, समझ। तो वो हमें पी के भी देखनी होती है कि हमें किस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती, तो उसी के लिए तो ये वीडियो बन रही है, समझ रहे हो। तो यही हमें फंडामेंटल कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है, समझ रहे हो, इसलिए ये सारा होती है फंडामेंटल। अब देखो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी गुड है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज है, टेक्निकल फंडामेंटल ये रेड फ्लैग वगैरह है, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल, ओके। होल्डिंग्स यहाँ पे इतनी है, ये आ गई बैलेंस शीट, ठीक है। देखो फाइनेंशियली अगर आप ये देख रहे हैं 2021-22, आप अपने हिसाब से कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको पता है जो सही बताती है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने टिकट भी यूज़ कर रखा है थोड़ा, ठीक है। ये करंट एसेट आप इसकी देख लें। करंट एसेट क्या होता है, अच्छा आपको पता होगा तो बताओ। देखो करंट एसेट होता है यहाँ पे कि अभी कंपनी के पास कितनी एसेट है, ठीक है। एक बात बताओ, आप लड़की देखने जा रहे हो, ठीक है, तो लड़की वाले आप में क्या देखेंगे, वो यही तो देखेंगे कि भाई लड़के के पास पैसा कितना है, उसके पास घर गाड़ी बंगला ज़मीन जायदाद कितनी है, तो अभी की सिचुएशन देखेंगे ना उसकी, समझ रहे हो। उसके पास लोन वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। तो उसके पास मीन्स की पैसा कितना है, घर गाड़ी बंगला, कोई ज़मीन जायदाद कुछ है नहीं है, कितना है बैंक अकाउंट में, सारी चीज़, ठीक है। तो ये हमारा करंट है, मतलब अब भी उसके पास कितना है। तो ऐसी कंपनी का होता है करंट एसेट, मतलब कंपनी के पास अभी कितना पैसा, कितनी एसेट है उसके पास। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 2024 में इसकी 12.625 यहाँ पे इसकी एसेट्स है करंट। नॉन करंट एसेट क्या हो जाता है, नॉन करंट एसेट हो जाता है यहाँ पे लंबे टाइम के लिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा विद इन 1 ईयर। देखो करंट एसेट जो वो होती है हमारी 1 साल के अंदर अंदर की जो एसेट्स, जो हम हमारे पास एसेट्स है वो सेल हो, हमने परचेज करी 1 साल के अंदर, उसके बाद हमने उसे सेल कर दी 1 साल के अंदर अंदर ही। और नॉन करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट ये होती है कि हमें यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का टाइम, 2 साल 5 साल, ठीक है, इस तरह से 1 साल ज़्यादा, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट। तो कंपनी का यहाँ पे लंबे टाइम के लिए एसेट जो है अभी 21.270, मतलब नॉन करंट एसेट भी ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स कितनी है, मतलब कि एसेट्स कितनी लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, वहाँ पे 33.895, तो टोटल एसेट्स इसके पास इतनी है। अब करंट लायबिलिटी क्या होता है, देखो करंट लायबिलिटी यहाँ पे हो जाती है कि यहाँ पे कि अभी कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, समझ रहे हो। वही एग्जांपल जैसे कि आप मान लो, फिर दोबारा से वो बोल रहा था कि आप लड़के को देखने गए थे, तो लड़की वाले आपने क्या देखेंगे कि वो ये भी तो चेक करेंगे ना आपके पास ज़मीन जायदाद कितनी है, तो ये तो उन्होंने देखा, उसके बाद वो ये भी तो चेक करेंगे ना कि आपके पास कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा, कोई केस कास कुछ है नहीं, कुछ मतलब कुछ डिसएडवांटेज की ऐसी चीज़ें है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह में हम क्या रखते हैं लायबिलिटी, तो ये करंट लायबिलिटी एग्जाम्पल, इसको सीधे से मतलब करना कुछ, समझ लो। बाकी आपको जो थोड़ा एक्स्ट्रा बताया उनको कमेंट करना है यहाँ पे नीचे, ठीक है। करंट लायबिलिटी हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2024 में 10.841, ओके। तो मतलब यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, करंट एसेट यहाँ पे हमारी 12 है और ये 10 है, ये सही है। अब नॉन करंट एसेट से जो कि 1 साल से ज़्यादा, सेम एग्जांपल जैसे मैंने एसेट के लिए बताया है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट यहाँ पे हमारी 7 है, लेकिन यहाँ पे हमारी एसेट है 21, वेरी गुड, गुड साइन है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब टोटल कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, 18 है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टोटल लायबिलिटी इतनी है, टोटल इक्विटी इतनी है। इक्विटी मीन्स मतलब यहाँ पे आप लायबिलिटी एसेट्स को गुड साइन दे सकते हैं। टोटल एसेट्स यहाँ पे 33 है
और टोटल लायबिलिटी आपके यहाँ पे 18 है। तो एसेट्स ज़्यादा है ना, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना, खर्चे कम है ना आपके, लोन वगैरह बहुत कम है आपके, हैं ऐसा नहीं कम है। तो ये आपके लिए गुड साइन है इस कंपनी के लिए, ठीक है। और टोटल इक्विटी मीन्स यहाँ पे हिस्सेदारी कितनी, लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कितना कर रखा है, कितना परसेंट। तो यहाँ पे 15.195 2024 में, ठीक है। ओके, टोटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कॉमन शेयर होल्डर्स, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, रिसर्च वगैरह करके आप मेरे को बताएंगे कि इनका मतलब क्या है। ओके, अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो मीन्स यहाँ पे कि कंपनी के पास यहाँ पे पैसा कितना है। कंपनी जो है, आप मेरे को ये बताओ कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी कंपनी के पास है, कमेंट करो नीचे। देखो सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना, सोच लो थोड़ी देर कितना, कौन सी कंपनी का है। देखो मैं बता देता हूँ, और भी हो, ये हर किसी को पता है। दो कंपनियों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, एक तो एप्पल है और दूसरी गूगल है। इन दो कंपनी के पास सबसे ज़्यादा कैश है, कैश भी है, पैसा है, मतलब ठीक है, इनकी ग्रोथ अच्छी है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कि सबसे ज़्यादा कैश जो इनके पास है, तो कंपनी के पास कैश भी होना चाहिए। ये नहीं कि खाली एसेट्स, हर चीज़ मायने रखती है कंपनी में, समझ रहे हो। देखो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा आपका है, एक एक रुपये कीमती होता है, समझ रहे हो ना। तो इन्वेस्ट सोच समझ के करो, किसी की एडवाइस लेके मत करो, समझ रहे हो। सबसे पहले रिकमेंडेशन मैं आपको ये देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 24 में देख लेते हैं। नेट चेंज इन कैश -6 में आ रहा है, ये तो है ही काम का। वर्किंग कैपिटल कितनी, मतलब कि वर्किंग कैपिटल मीन्स यहाँ पे कंपनी के जो भी काम काज के जो खर्चे होते हैं, जैसे मान लो आपने बिजनेस खोलना, ठीक है, आप में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो खर्चा आ रहा है, या फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी में, जैसे कुछ सुविधा वगैरह करनी है, या डेली के जो खर्चे होते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि ये तो होने, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.815 एक्सपेंडिचर इतने हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्री कैश फ्लो यहाँ पे कितना, 9.531 देख रहे हो, और नंबर से करोड़ से है, ठीक है। तो ये हम इसको कैश इनके पास इतना है, तो ठीक है, समझ रहे हो, ये ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डेट ऑन इक्विटी यहाँ पे है कहीं, हम सर्च कर लेते हैं। कैश है ये, डिविडेंड है ये, ओके। फोरकास्ट में देखो ये चीज़ आगे ग्राफ्स वगैरह आप देख सकते हैं। 44 रुपये का भी इसका ये चल रहा है, ये रेवेन्यू फोरकास्टिंग, तो आप यहाँ से भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। होल्डिंग्स इसकी कितनी है, न्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। पीयर्स रेशियो इसके ये हैं, तो डिविडेंड यील्ड, ठीक है, ओवरव्यू, डिटेल कंपेयर्ड, तो अभी हम देख लेते हैं। ये पता है, ये मैंने ना लॉगिन नहीं कर रखा, इसलिए दिक्कत कर रहा है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, इस पर दिखा रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। इसको अपने डीमेट अकाउंट वाला खुलवा लेना आप, ओके। ये मैंने खोल रखा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑलरेडी लॉगिन पेज है। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये मिल रहा है
जिंक, ठीक है। तो हमने खोली तो इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.556 इज ग्रेटर एवरेज डेट ऑन इक्विटी इन लास्ट 5 ईयर। तो देखो ये होता क्या है, डेट ऑन इक्विटी पहला क्वेश्चन ये आता है। देखो डेट जो है ना, अगर कंपनी के पास ज़्यादा है दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कंपनी सही नहीं है। 1% अगर कम चल सकता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि 50 है किसी का, ठीक है। हाँ मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, कंपैरिजन हम कर लेते हैं इसका, ठीक है। नंबर वैल्यू अंडर वैल्यू, नंबर लॉगिन करना पड़ेगा यार। थोड़ा मैं आपको ऐसे बताता हूँ ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखो डेट ऑन इक्विटी क्या होता है, डेट ऑन इक्विटी मीन्स यहाँ पे आपका जो है ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मतलब कि आपका यहाँ से 1 से कम होना चाहिए, 1 से थोड़ा ज़्यादा कम चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा यहाँ पे डेट ऑन इक्विटी, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर आपका डेट ज़्यादा है तो समझ लो कि कंपनी सही नहीं है, और यहाँ पे इक्विटी ज़्यादा है अगर, तो देखो इन दोनों में कंपैरिजन होगा, डेट का होगा और इक्विटी। यहाँ पे खुल नहीं रहा, मैं तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ मैनुअली, ठीक है। 2 ऑप्शन आएंगे, एक साइड होगा डेट और एक साइड होगा इक्विटी, ठीक है। तो आपको डेट और इक्विटी का कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर डेट से इक्विटी ज़्यादा है तो सही है कंपनी, और अगर इक्विटी से ज़्यादा डेट है तो गलत है कंपनी। 1 नंबर या 2 नंबर चल सकता है, जैसे 50 है मान लो डेट ऑन इक्विटी और डेट है हमारा 50, तो वो 49 है, सॉरी, ठीक है, तो वो चल सकता है। लेकिन ये नहीं कि हमारा डेट ऑन इक्विटी है जैसे कि मान लो 70 है, ठीक है, और हमारा डेट जो है हमारा जो है, मैं गलत बोल गया। देखो हमारा जो डेट ऑन इक्विटी है ना, डेट अगर हमारा ज़्यादा है मीन्स हमारा डेट 70 है, इक्विटी हमारी 35-30 है, तो बेकार है वो कंपनी। अगर हमारा डेट ऑन इक्विटी 70 है और डेट हमारा 35-30 है तो ठीक है, तो वो कंपनी को है। तो आपको इन दोनों के कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो देखो आज के लिए इतनी है। देखो ये थोड़ा एडवांस है। देखो पता है डिफरेंस क्या आता है कि कोई भी बंदा जो है ट्रेडिंग करता है, समझ रहे हो, वो बंदा ट्रेडिंग में किसी वो पैटर्न्स में बिलीव करेगा, समझ। जब यहाँ से जो गैप आया था, कोई भी टेक्निकल वाला है वो यहाँ से एंट्री लेगा, लेकिन फंडामेंटल में ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल में हमें थोड़ा सोचना, हाँ थोड़ा वो टाइम डिले हो जाता है, समझ। तो यहाँ से फिर हमें इनको डेट और इक्विटी से ही हमें पता लगाना कि कैसे कब इंक्रीज होगी। थोड़ी न्यूज़ वगैरह रिसर्च करके, थोड़ा सा एनालिसिस करके, अपनी एनालिसिस थोड़ा सीख के तब आप इन्वेस्ट करो, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन अब किसी की दूसरे की एडवाइस से या समझो इंस्टा पे आपको किसी ने मैसेज कर दिया कि भाई ये स्टॉक खरीद ले, प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस चीज़ को आप बंद करो, इनसे गैम्बलिंग करना छोड़ दो। देखो गैम्बलिंग जुआरी यहाँ पे हमें नहीं बनना। यहाँ पे हम दिमाग से कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमें यहाँ पे अपने पैसे ग्रो करना। देखो गैम्बलिंग अगर आप करते हो तो आपकी गैम्बलिंग 1 बार 2 बार 3 बार चलेगी, लेकिन हर बार काम नहीं करेगी वो आपकी गैम्बलिंग, समझ रहे हो। तो देखो अगर आप खुद की रिसर्च करके अगर आप करते हो तो आप अच्छा यहाँ पे पैसा बनाओगे, ओके। तो देखो आज के लिए इतनी है, वैसे लंबी वीडियो हो गई है तो अभी मैं ये करता हूँ। और इस चैनल आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट्स करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास जाए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, धन्यवाद।